आज हमारी जीएसटी की 4th क्लास है। आज हमारी जीएसटी की 4th क्लास है और अभी तक हमने कर लिया है हाउ टू कंप्यूट जीएसटी के ठीक ठाक सम्स। अभी तक हमने कर लिया है रिटर्न कैसे होता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B। अभी तक हमने कर लिया इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है और बेसिक आइडियाज। और सबसे बड़ी बात कि जीएसटी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्साइज और वैट के बाद जीएसटी लाना कितना जरूरी था। व्हाट इज वन नेशन वन टैक्स, ये सब स्लोगन्स हमें मीनिंगफुली क्लियर है। अब अपने आज की क्लास में कुछ और आगे बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करता हूं लेके प्रभु का नाम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी में 37 रिटर्न का झमेला था। जब इसमें 2 रिटर्न लाए गए तो ये रिटर्न 25 पे कन्वर्ट हो गए। हर महीने 2 रिटर्न और साल में एक एनुअल रिटर्न। ओके, एक छोटी सी बात बताओ, क्या जीएसटी हर एक को देना पड़ता है? जैसे आज मैं बाहर से आया तो मैं नीचे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो मुझे 5% जीएसटी देना पड़ा। जाते समय मैं सोचता हूँ चाय पीते हुए जाऊंगा, वैसे मैं चाय पीता नहीं, तो सोचा नीचे चाय पीते हुए जाऊं। तो चाय की घुंटी में रुका, मैंने बोला भाई ये चाय देना। उसने मुझे 20 रुपये दिए, चाय दी, चाय पी लिया। फिर मैंने उसको निकाल के 21 रुपये दिए, बोला दादा 20 रुपये। मैंने बोला जीएसटी 5%। मैंने बोला नहीं, मतलब जीएसटी तो है ही 5%, नहीं क्या होता है? Who are you to say yes or no? जीएसटी तो है ही 5%। बोलता नहीं नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, हटे आइए 20 रुपया दीजिए, मत हरा मत लगे। यही हमारा बंगाल का चाय वाला कई बार ऐसे बोलने लग जाता जब उसको बात समझ में नहीं आती। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार वो रेस्टोरेंट वाला तो जीएसटी लिया है, गुंटी वाला जीएसटी नहीं ले रहा है, क्या लोचा है? तुम्हें समझ में आया? हाँ, क्या क्या है लोचा, क्या है? मतलब जीएसटी कोई देता कोई नहीं देता, ऐसा कुछ है? नहीं, एलिमेंट्री यानी रफ गेसवर्क। क्या 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 गेसवर्क क्या? अरे ना 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 ना, अरे ना ना ना, टैक्सी चोरी की यहां पे बात नहीं हो रही है। ये बात यह है कि लॉ क्या बोलता है इस बारे में। हमारे यहां लॉ बोलता है कि हर एक को जीएसटी नहीं देना है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, ओनली दोज पर्सन्स आर लायबल टू पे जीएसटी। मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करता हूं। ओनली दोज पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड? नाउ हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ये आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। अभी मैं आपको एक एलिमेंट्री आइडिया देता हूं कि हमारा जीएसटी लॉ बोलता है कि जिनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि वो सप्लायर ऑफ गुड्स है। और यदि वो सप्लायर ऑफ सर्विस है, जैसे ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ये सब सप्लायर ऑफ सर्विस है। तो यदि वो सप्लायर ऑफ सर्विस है तो उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी सप्लायर ऑफ सर्विस लिए लिमिट इज 20 लाख, हम लोग उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट, तो यदि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, 20 लाख के ऊपर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड इफ यू आर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स देन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लाख। तो वो जो रेस्टोरेंट वाला है ना, उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है एंड ही इज लायबल टू पे जीएसटी। इसलिए जब वो मुझे सामान देता है तो जीएसटी काट के देता है, जीएसटी लगा के देता है। वो जो गुंटी चाय वाला है ना, उसका टर्नओवर 20 लाख नहीं पहुंचा है तो उसको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, तो जब वो मुझे चाय देता है तो विदाउट जीएसटी दे देता है। बात क्लियर? तो जब भी आप कहीं जाओ और लग जाए जीएसटी तो समझ लेना भाई टर्नओवर लिमिट के ऊपर है, और कहीं आप जाओ जीएसटी ना लगे तो आप समझ लेना भाई टर्नओवर लिमिट के अंदर है। बात क्लियर? इस छोटी सी बात को कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं।
नंबर 1, नंबर बताओ यार। 30। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड only registered person or person liable to be registered are liable to pay GST. Are clear? Number next 32. All persons who are supplier of goods are liable to be registered if their turnover, aggregate annual turnover, is exceeding how much? हाँ, ए भाई यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स लिखा है ना मैंने, गड़बड़ नहीं करते बॉस। exceeds 40 for supplier of service the threshold selling age how much 20 lakh। तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए 20 लाख। किसी के मन में कोई डाउट? फटाफट बता दो, किसी के मन में कोई डाउट नहीं? तू झारखंडी, तू अभी तक अच्छी स्टूडेंट नहीं बन रही है। तुझे तुम्हारे सर ने बताया कि टर्नओवर ऑफ गुड्स है तो थ्रेशोल्ड सेलिंग है 40 लाख, टर्नओवर ऑफ सर्विस है तो लिमिट है 20 लाख, और बेचारा तेरा सर तेरे को पूछ रहा है पूछ ले पूछ ले पूछ ले, और तब भी तू मैं नहीं पूछ। अरे भाई तू देख, तेरे सामने से ट्यूशन जा रहा है। हाँ बोथ हुआ तो ज्यादातर लोग तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ है। आज से कोचिंग सेंटर भी कैलकुलेटर स्टेशनरी बेचता है, तो हम लोग तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, लेकिन साथ साथ थोड़ा गुड्स का भी काम है। आज से तो वॉच का वेंडर, मोबाइल का वेंडर साथ साथ रिपेयरिंग देता है, तो वो सप्लायर ऑफ गुड्स है, सप्लायर ऑफ सर्विस भी है। तो दोनों जो काम करता है उसके लिए क्या करे बताओ? आज का तो रेस्टोरेंट भी पैकेट फूड बेचता है, तो वो भी तो सप्लायर ऑफ गुड्स है। बताओ फिर क्या हुआ? यदि दोनों हुआ तो थ्रेशोल्ड सेलिंग क्या होगी? फंस गई ना, इसलिए फंस गई क्योंकि तुमने अपने सर से ढंग से बात नहीं की। If we are engaged in supply of goods and service both, then the limit is 20 lakh. लिख लिया? लिख लिया? Okay. Very nice. 33. ये तो ही रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर वाइज क्राइटेरिया। और भी एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनका देयर इज नो मैटर व्हाट इज देयर टर्नओवर, दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। देयर इज अ क्राइटेरिया व्हिच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। वो जीएसटी के सेक्शन 24 में दिया। अभी अपने रजिस्ट्रेशन टॉपिक तो कर नहीं रहे, इसलिए डिटेल में बताने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी एक लाइन उसकी बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, व्हाट आर यू डूइंग? इफ यू आर डूइंग इंटर स्टेट सप्लाई, देन यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्न। सो इफ यू आर इंटर ऑफ बंगाल एंड इफ यू आर सेलिंग गुड्स टू दिल्ली, इफ यू आर सेलिंग गुड्स टू बिहार, यूपी, झारखंड, देन यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव व्हाट इज योर टर्नओवर। इज दैट क्लियर? तो सर यदि इसका टर्नओवर, यदि वो चाय वाला है तब भी, यस, यदि वो एमबीए चाय वाला भी है
उसका टर्नओवर 10 लाख के अंदर है, परंतु उसकी चाय झारखंड से बंगाल जाती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना, सोच रहा है चाय ठंडी हो जाए, अरे चली जाएगी, तुम चिंता करो। Any person engaged in interstate supply is liable to be registered comma irrespective of turnover. ये मेरा क्या है, टर्नओवर। हाँ, टीओ मतलब टर्नओवर, एग्जाम में लिख सकते, टीओ नहीं, एग्जाम में टर्नओवर लेना। अभी किसी के मन में कोई डाउट है, सोच लो ठाकुर, ऐसा टीचर, ऐसा माहौल तुम्हें मिलेगा नहीं कि बेचारा टीचर तुमसे बुलवा के बुलवा रहा है कि बाबू पूछ ले, अपना दिमाग खपा ले। सर नाम मैं भूल गया, नाम क्या इसका, पियासा या पियासा, टी आशा, चाय आशा, यू से टी आशा। अच्छा ठीक है मैडम, आई रिस्पेक्ट योर नेम। तो ऐसा तुम्हें तियासा, यू जस्ट टेक द क्लिप एंड होल्ड इट। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन रह जाता है जो तुम्हारे मन में आना चाहिए, जहन में आना चाहिए, लेकिन तुम वाइड लुक बना नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में प्रश्न नहीं आया। हो सकता है मैं 7-8 दिन तक ऐसी मेहनत करता रहूं कि तुम्हारे मन से प्रश्न आना शुरू हो जाए। तो प्रश्न क्या बन रहा है, एकदम जेन्युइनली बन रहा है। मित्तल कॉमर्स क्लासेस एमसीसी, इनका एक ब्रांच है कैलकाटा में, सपोज एक ब्रांच खोल दिया झारखंड में, सपोज ये 2 ही हमारे पास, हम लोग नए कोचिंग सेंटर है। अभी कैलकाटा में हमारे पास गिने चुने स्टूडेंट्स है, से हमारा टर्नओवर आ रहा 4। सपोज झारखंड हमारा पुराना सेंटर है, उसका हमारा टर्नओवर है 400। तो सिंस हमारा झारखंड का टर्नओवर ज्यादा है, तो हमने झारखंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। डू वी नीड रजिस्ट्रेशन इन कोलकाता? लाउडर। Jharkhand we are registered. In Calcutta we are new one, so our turnover is very nominal, 4 lakh. So do we need registration in Kolkata? Louder. Nahin? Why not? Because my turnover is within the range. तो तुम्हारे आंख के सामने से वर्ड दिया था, झारखंडी सुन ले, तुम्हारे आंख के सामने से वर्ड दिया था, तुमने नहीं पूछा। All persons who are supplier of goods are liable to be registered if their aggregate annual turnover is। तो अजीब सा वर्ड दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। हिसाब से बोलना चाहिए था विच टर्नओवर एक्सीड्स। टैक्स में, लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड जाए तो उसको ध्यान देना पड़ता है, तभी आप उस वर्ड, तभी आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स बन सकते हो। आप एक ड्राफ्ट पढ़ते हो, जैसे अभी सपोज मेरे साथ एमसीसी का एग्रीमेंट हो, तो हमने एग्रीमेंट पढ़ा। एग्रीमेंट इज अ लीगल पेपर, तो एग्रीमेंट हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, उसको पढ़ने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, तो ठीक है। तो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड आए, तो ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोशिश हो जाए, या तो ज्यादा ही प्रीमिशन टफ हो जाए, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड जा रहा है ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे कान, ये लॉयर की पहचान है। लॉयर की इंग्लिश और तुम्हारी इंग्लिश सेम है, बस लॉयर का कैचिंग पावर तेज है। तो यदि आपको लॉ सब्जेक्ट पसंद है, इफ यू लाइक इन लॉ, इफ यू लाइक इन टैक्स, एंड यू आर फीलिंग कि शायद मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ, तो अपने अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर लेके आओ, क्या कि अपने सामने से कुछ अनहोनी हो रही हो, कुछ अनयूजुअल हो रहा हो, तो कैच इट। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन?
ठीक है, तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तुम्हारे आंख के सामने से गया, तुमने कैच नहीं किया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। एग्रीगेट मतलब पूरा इंडिया मिला के पैन इंडिया टर्नओवर तो होगा तुम्हारा, और यदि तुम्हारा पैन इंडिया टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो यू नीड टू बी रजिस्टर्ड। तो मैसेज मित्तल क्लासेस, आप मुझे ये बताइए कि आपका पैन इंडिया टर्नओवर कितना है। पैन इंडिया टर्नओवर तुम्हारा 404 लाख है, हाँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन देना। बंगाल में भी, बंगाल में तो 4 है, अरे बंगाल छोड़ो, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब मेरी जितनी ब्रांचेस है सब मिला के, इफ माई टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख और 40 लाख, द थ्रेशोल्ड सीलिंग, आई नीड टू बी रजिस्टर्ड इन ईच एंड एवरी स्टेट। Got it? So I need to be registered in Delhi and Jharkhand, and I need to be registered in Bengal. बात क्लियर? हाँ, 2 चीजें मैंने निकाल के दी तुम्हें, तुमने नहीं पूछी थी। तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब 8 लाइन लिख दो बस, पूरा डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगा। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मींस पैन इंडिया टर्नओवर। तो रजिस्ट्रेशन की आपके पास बेसिक आइडिया आ गई। एक बार वापस से बोलूं 30 सेकंड में कि यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो थ्रेशोल्ड सीलिंग है 40 लाख, सप्लायर ऑफ सर्विस है तो 20 लाख, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ हो तो 20 लाख। इस लिमिट से ऊपर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, यू नीड टू बी रजिस्टर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर यू नीड टू बी रजिस्टर्ड। एंड हियर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मींस पैन इंडिया टर्नओवर। यदि आपकी एक ब्रांच है जिसका टर्नओवर से 5 लाख है, दूसरी ब्रांच है जिसका टर्नओवर है 60 लाख, तो 60 लाख वाले को भी रजिस्टर कराना है, 5 लाख वाले को भी रजिस्टर। ठीक है, तुम्हारे मन में एक प्रश्न और आना चाहिए था जो तुम्हें पूछना चाहिए। यू शुड कीप ऑन आस्किंग। सोचोगे तब तो दिमाग में प्रश्न आएगा ना, अभी दिमाग डल है। नियत बनाओगे मुझे आज 25 बात पूछनी है, घर में नियत बनाना, सोचना मैं क्या क्या पूछ सकता हूं, फिर प्रैक्टिस करके आना, फिर पूछना। तुम्हारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए था कि सर यदि अपना हावड़ा में 2 सेंटर है, सॉरी बंगाल में 2 टर्नओवर, बंगाल में 2 सेंटर है, एक कैलकाटा में एक हावड़ा, कैलकाटा में 2 सेंटर है, एक राम मंदिर में एक एल्गिन रोड पे, और एक का टर्नओवर 12 लाख, एक का टर्नओवर 15 लाख, दोनों मिला के 27 लाख। डू वी नीड रजिस्ट्रेशन? आंसर इज यस, बिकॉज पैन इंडिया टर्नओवर, एंड सिंस पैन इंडिया टर्नओवर इज मोर देन 20, यू नीड टू बी रजिस्टर्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइज, do I need separate registration though both be counted in one city? Do we need separate registration though both the centers are in the same state? Then the law says, पूछना चाहिए था ना ये बात भी, and the law says कि यदि आपका एक ही स्टेट में 2 यूनिट है, 2 ब्रांचेस है, तो इट इज योर चॉइस कि आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहोगे या सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम करना चाहोगे। यदि आप बोलेंगे आई नीड सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है। यदि आप चाहेंगे ना एक, हाँ, तो एक से ही काम हो जाएगा। आप बताओ करना क्या चाहिए, बंदे को 2 ले लेना चाहिए कि एक ही लेना चाहिए? नहीं, अलग अलग स्टेट में है तब तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपका एक ही स्टेट में 2 यूनिट है तब तो आपकी चॉइस है, या आप वेस्ट बंगाल में 2 रजिस्ट्रेशन चाहेंगे कि एक से काम चलाएंगे। एंड आंसर इज जितने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नजर में उतने एसएससी, उतना बंदा जिनसे टैक्स लेना है। तो यदि आपने राम मंदिर सेंटर का अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया और साउथ वाले सेंटर का अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो फिर आपके 2 काउंटर हो गए, 2 बंदे हो गए। आप इन जीएसटी डिपार्टमेंट में आप 2 बंदे हो गए। वो बोलेगा ए राम मंदिर तुम रिटर्न भरो, तो तुमको 25 रिटर्न राम मंदिर सेंटर का भरना पड़ेगा। साउथ वाले सेंटर को भी बोलेगा तुम तो अलग हो, तुम भी अपना रिटर्न भरो। तो बताओ क्या आप इधर 25 उधर 25 रिटर्न भरना पसंद करेंगे? उसकी अलग ऑडिट पसंद करेंगे? हम बोलेंगे नहीं दादा, हम लोग एक ही है। हाँ, तो ज्यादातर नहीं, सभी के सभी सिंगल रजिस्ट्रेशन ही पसंद, लेकिन लॉ चॉइस देगा भाई, तुम्हारा बच्चा।
यदि वो चॉइस बकवास है, कोई काम का नहीं है, प्रैक्टिकली एवरीबडी प्रेफर वन रजिस्ट्रेशन। लेकिन इफ यू आर हैविंग टू डिफरेंट यूनिट, टू डिफरेंट ब्रांचेस इन टू डिफरेंट स्टेट्स, देन मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नीडेड। बात क्लियर? ओवर, मूव अहेड। ये भी लिखा दूं? हाँ सर, ये भी लिखा ही दीजिए, आप सब लिखा दीजिए, हम घर में पढ़ेंगे। लिख लो। If a registered person has two branches in two different states, then separate registration is must, is mandatory. But if it has different branches in same state, then different registration is it's optional, आपकी चॉइस। हो गया क्या? तो भैया देखो, 5 पॉइंट में मैंने तुम्हें रजिस्ट्रेशन की समरी बता दी। आज तुम्हें रजिस्ट्रेशन चैप्टर का भी एलिमेंट्री आइडिया है। अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं दूसरे टॉपिक, मतलब है तो टॉपिक इंट्रोडक्शन। जीएसटी में कितने रिटर्न? 25 रिटर्न। बोलो यार, आपके ऊपर, आप डेलो की तेज हो या आपके ऊपर। तो जीएसटी में कितने रिटर्न? 25 रिटर्न। तुम्हें नहीं लगता 25 रिटर्न भी बहुत ज्यादा है? इनकम टैक्स में एक ही रिटर्न है, सर्विस टैक्स में 2 ही रिटर्न था। एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लेडी जो लिटरली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बंदी में अपना हुनर है, अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, उसको बोला जाएगा मैडम आपने तो 25 रिटर्न फिल करते हो। तो मैडम बोले एटा की रे, एटा की, ये क्या हो रहा है? थोड़ा पेनफुल, अभी भी पेनफुल है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हर लॉ एक स्कीम लाता है। जीएसटी ने भी वो स्कीम लाई है। उस स्कीम का नाम है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम बोलता है कि यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, तो टर्नओवर इज विद इन 1.5 CR, तो आप तो छोटे मोटे एसएससी हो, क्यों फालतू आपको परेशान करूं? लेट्स रिव्यू प्रिविलेज नंबर 1। आपको साल में एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा, पूरे साल में एक रिटर्न, कोई एनुअल रिटर्न और कोई रिटर्न नहीं। आपको जीएसटी मंथली पेमेंट नहीं करना, क्वार्टरली पेमेंट करना। तो साल में 4 बार पे करो और 1 बार रिटर्न करो साल में। वाओ! और सुनो, तुम्हारे ऊपर जीएसटी रेट 5%, 12%, 18%, 28% कुछ नहीं, तुम बस 1% जीएसटी तो काम करता। ओनली 1%, ये तो रेट आपने बताया ही नहीं था, ये है 1%। तो भले ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर 28% लगता है, भले ही बाकी लोग अपने प्रोडक्ट पे 5, 12, 18, 28 दे रहे हैं। उनकी दुकान से पेन लोगे तो 5% लगेगा, हमारी दुकान से पेन लीजिए 1%, सिर्फ जीएसटी 1%। बस इसमें हमने 2 क्लॉज डाल दिए, 2 क्लॉज। नंबर 1, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। सो वट एवर जीएसटी यू आर लायबल टू पे, दैट यू विल पे विदाउट claiming ITC. And number 2, the GST what you have to pay 1%, that you need to pay out of your pocket. You cannot recover from the customer. So if I am selling you the pen, तो पेन का दाम जो है बस वही लेना है, जीएसटी अलग से नहीं लेना। जीएसटी 1% लेकर जेब से देना।
तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, फॉर देम दिस स्कीम इज देयर, यू कैन ऑप्ट इट। यदि आप ऑप्ट करते हो तो आपके ऊपर से 1% जीएसटी, नो आईटीसी देन नो पेपर वर्क, और साल में से पे के रिटर्न। आपकी चॉइस से लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। और जितने भी रिटेलर्स है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, प्रैक्टिकली सब ने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर रखी है। बात क्लियर? क्योंकि उनको बहुत सिंपल लग रहा है यार, 1% दे देंगे, झमेलाट है। यदि कितना मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ भी है तो 1.5 करोड़ का 1% कितना होता है? कितना? कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ का 1% हुआ 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख तो यार यदि मैं अकाउंटेंट रहूंगा तो साल में उसका ही देना पड़ेगा। यदि 12,000 रुपये महीने का अकाउंटेंट रहूंगा, उससे नीचे तो अकाउंटेंट मिलेगा नहीं, तो मेरा 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। इससे अच्छा जीएसटी खत्म करो। न अकाउंट्स मेंटेन करना है, न ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, न बार बार रिटर्न भरना है। साल में एक रिटर्न भरना है, वो भी सिंपल सा छोटा सा रिटर्न है, किसी भी बंदे से 2-3 हजार रुपए देकर भरवा के करना। बात क्लियर? ये क्या आया? ये आया कंपोजिट स्कीम। टाइटल दीजिए, कंपोजिट स्कीम। सर इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है? यस। पॉइंट नंबर 36, every registered person whose aggregate annual turnover does not exceed 1.5 CR may opt composite scheme. Wow. Under this scheme, अब इस स्कीम की खासियत क्या है? नंबर 1, जीएसटी इज टू बी पेड, जीएसटी इज टू बी पेड at the rate 1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST. GST cannot be recovered from customer. आप कस्टमर से लेके नहीं दे सकते, यानी आपको अपनी जेब से देना है, यानी इनवॉइस पे आप जीएसटी लिखेंगे नहीं, यानी आप ऐसा भी इनवॉइस देंगे जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है परंतु जीएसटी नहीं है, तो आप बोलेंगे आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड तो यू आर लायबल टू पे जीएसटी, एंड इफ यू आर लायबल टू पे जीएसटी तो आपने जीएसटी लिया कैसे नहीं? तो बोलेगा भाई मैं कंपोजिट स्कीम वाला बंदा हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं परंतु मुझे जीएसटी कस्टमर से लेने का राइट नहीं, इसलिए मैंने बिल में जीएसटी लगाया ही नहीं। बात क्लियर? नंबर सी, he cannot claim ITC. D, simplified accounts and records. And last and important one, what is that? Last and important one, what is that? ये दिमाग, व्हाट्स दैट? क्या मिस कर गए? बस एक क्या? हाँ, he need to file once, नहीं, he need to file annually a return, annually a return. इसके रिटर्न का नाम है जीएसटी ऑफ। क्या नाम है? जीएसटी ऑफ। तो आपको जीएसटी 1 पता है, जीएसटी 2A पता है, जीएसटी 3B पता है, जीएसटी 4 पता है।
कैसा लगा कंपोजिट स्कीम? सिंपल। ये सम करना चाहते हो कि थोड़ा और सीखना चाहते हो? बताओ। ये समझ है? अच्छा, जैसा तुम बोले भाई। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है कि 4 है कि 5 है? 4 होना चाहिए मेरे। रेडी? ओके। सर्विस तो अलग है, आप कंपोजिट स्कीम अलग से सीखोगे। यदि आपका मेजरली दूर से थोड़ा बहुत सर्विस है तो ये 1.5 सी, फिर बात बाकी डिटेल आप कंपोजिट स्कीम क्लास में सीखो। जैसे ट्यूशन सेंटर पे ये स्कीम नहीं है। नंबर 4, मिस्टर ए फर्निश टू फॉलोइंग डिटेल। पेन तेज चला रहे हो? लेट्स सी किसका पेन तेज चलता। इंटरेस्टेड परचेज of raw material 80 lakh plus 18% GST within bracket 20% line in stock। क्या करोगे स्टॉक का? कुछ नहीं, पूरा ITC क्लेम कर लेंगे। ओह, यू वर देयर इन द सेकेंड क्लास। अच्छा, तो तुम पूरी ऑडिट कर रही है मेरी। गुड, क्या बात। अच्छा, लड़की कुछ भी बोल दे वाह वाह वाह, मतलब कुछ भी लड़की बोल दे वाह। अब भाई हम लोग बोल रहे तो ठीक है ठीक है। ये बात ना, इंटरेस्टेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 50 लाख प्लस 18% GST। ले वाह, चल 10% नॉर्मल लॉस। बता क्या करना है? बता क्या करना है? जाके नॉर्मल लॉस तो हो जाएगा। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस मतलब जो होना ही है, इनएविटेबल, जो हो जाएगी। रिकॉर्ड भी नहीं होता बुक्स में, जो इनएविटेबल है वो हो गई। जैसे 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 टू साइट एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लॉस। ऑयल जा रहा तो नॉर्मल लॉस होना ही है तो क्लियर। जब वो होना ही है, इनएविटेबल है ही नहीं, तो उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते मतलब अपने उसको इग्नोर करते, कंसिडर नहीं करते। और जब कंसिडर ही नहीं करते तो फिर ITC में क्यों पंचायत कर रहे हो? तो फाइनली ITC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा ITC मिल जाए। इंटरेस्टेड परचेज of raw material 40 lakh plus 18% GST 10% abnormal loss। अब बताओ क्या करना है? ITC पूरे 40 लाख पे लेना है कि 36 लाख पे लेना है? मतलब मैंने 40 लाख का माल परचेज किया था, आई हैव द इनवॉइस ऑफ 40 लाख, लेकिन मेरे गोडाउन में 36 लाख का आया। तो मैंने पूछा मेरा माल कहां गया? बोला चोरी हो गया। चोरी हो गया। मेरे पास इनवॉइस पूरे 40 लाख का, लेकिन मेरे गोडाउन में माल आया 36 लाख। बताओ मुझे ITC कितने में मिलना चाहिए? 40? तुम्हारे शक्ल देख के बता रहे, तुम नया तो कुछ बोलने वाला है नहीं। तुम बता भाई, 36 लाख भाई? एबनॉर्मल लॉस तो रिकॉर्ड किया जाता दोस्त। चलो अभी मैं इतना बता के छोड़ देता हूं कि 36 लाख का ITC मिलेगा,
वाई के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वो बताने में सम रुक जाएगा, फिर कहानी चलनी शुरू हो जाएगी। फिर सब रुक जाएगा। मैं तो वाई तो बहुत आई एंजॉय वाई। बोलो क्या करना है, समृद्ध के पहले मैडम का वाई करूं? तो ठीक है, मेरे क्या है। देश में भ्रष्टाचार है, करप्शन, टैक्सी चोरी, सब हम लोग है। एक नंबर के चोर हम लोग। मौका मिलते हैं हम लोग टैक्सी चोरी करते हैं, इसमें कोई बुरा है किसी को नहीं। यदि मेरे नीचे साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कोई भी सामान है, तो मैं तो महा टैक्सी चोरी करने में माहिर हूं। मेरी इच्छा है कि मैं 1 रुपए का जीएसटी नहीं दूं, लेकिन ये तो सरकार मेरा गला पकड़ के रखी है, इसलिए मुझे जीएसटी देना पड़ता है। एक बार उस लड़की की बात मान लेते हैं, ये एक तो हमारे माल का चोरी हुई गलो, एक बार अपनी आईटीसी दे देना, हमारे माल का के आगू हुए गलो, पूरी लपालप जला, समझिए पूरा मेरा आज से माल जल गया, तो सब में तो आईटीसी नहीं देंगे। मेरा माल चोरी हो गया, ऊपर साहब मेरा आईटीसी नहीं देंगे, ये तो मैं ऐसे ही दुखी है, ऊपर साहब में तो आईटीसी नहीं देंगे। दैट इज हर इमोशन। बट द थीम इज कि सपोज हम लोग सब टैक्स के चोर है, तो एक बार आप ऐसे सोचो कि सरकार हमारे ऊपर नजर कैसे रखती है, कैसे सरकार हमारे को कंट्रोल करती है कि हम टैक्सी चोरी न करें। हम कैसे इंसान है, हम आईटीसी लेने में माहिर है, जीएसटी देने में हम लोग कंजूस है। अब देखो ये टैक्स का चोर है, इसका नाम है टियासा। ये दूसरा है, हाँ तुम नहीं है, टियासा। ये कोई दूसरा बंदा है, तुम तो ईमानदार इंसान। इसको टैक्स की चोरी करनी है। ये लोग का बिजनेस है चाय पत्ती का, चाय पत्ती मंगाते हैं और चाय पत्ती बेचते हैं। चाय पत्ती के ऊपर सपोज 5% जीएसटी लगती है। अब इन्होंने इस साल 50 करोड़ का माल खरीदा है, सब बिल पे खरीदा है, तो आईटीसी क्लेम कर लिया इन्होंने 2.5 लाख का, 2.5 करोड़ का। और जब माल बेचा इन्होंने 50 करोड़ का माल 90 करोड़ में बेचा, बहुत कमाया है। लेकिन सरकार को बिल दिखाया नहीं, सरकार को बोला हम लोग 40 करोड़ का माल बेचे। सरकार ने बोला ये तो बिल दिखाइए, उन्होंने बिल दिखाया। बिल में था 100 रुपए केजी खरीदा हुआ है और 180 रुपए केजी बेचा हुआ है। तो सरकार ने पूछा क्या आप यूनिफॉर्म रेट रखते हो कि रेट वेरी करता है? बोला ना दादा, फिक्स प्राइस ले, हाँ यूनिफॉर्म रेट, मतलब 100 में खरीद तो 180 में बेच दो, 100 में खरीद तो 180 में बेच दो, 100 में खरीद तो 180 में बेच दो। यस। तो मैडम आपने तो 50 करोड़ का माल खरीदा था, हिसाब से आपका 90 करोड़ में सेल होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन। तो यदि 90 करोड़ में सेल होना चाहिए तो आपकी सेल 40 करोड़ है, तो बाद बाकी माल कहां गया? सरकार का एक सिंपल ट्रैक है तुम्हें पकड़ने का कि तुम जिस हिसाब से माल खरीदा है उस हिसाब से तुम्हारी सेल होनी चाहिए। माल आया, सेल हो गया, फिर स्टॉक में होगा। स्टॉक में हम फिजिकली जाके चेक कर लेंगे स्टॉक में माल नहीं है, कोई बात नहीं। 50 का माल खरीदा था तो 40 में बिका, बाद बाकी माल कहां गया? और रेट बता रही है, रेट बता रही थी आप 100 में खरीदते हो 180 में बेचते हो, माल कहां गया? मतलब आप बिल छुपा रहे हो। तो जैसे गले में फांसी लगी तो फटाक से मुंह से निकला आगुन हो गए, आग लग गया था। माल हमारा था, हमारा माल जल गया, हमारा माल चोरी हो गया, जाइए। अच्छा बताओ ये बहाना से टियासा को आता है कि सबको आता है? तब तो जब भी डिपार्टमेंट जिसको भी पकड़ेगा आग लग गया था, चोरी हो गया था, तो बारिश से सब माल जल गया, मतलब पानी में बह गया माल। तो जीएसटी बचाने का सिंपल सा उपाय, तब तो कुछ करना ही नहीं है यार। तो सरकार ने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोला? ओके, यदि आपका माल जल गया, चोरी हो गया, पानी में बह गया, एबनॉर्मली लॉस हो गया, तो हम आपको आईटीसी भी नहीं देंगे।
तो हम कम से कम 50 करोड़ का आईटीसी तो मारे, तो फिर हम आपका जितना माल जल गया उसका आईटीसी हटा। रैशनल? अरे बोलो रैशनल। यदि ये मैं समझता हूं कि 2-4 वैसे रियल में दुखी इंसान है जिनका माल वास्तव में चला था और वो रो रहे हैं और डिपार्टमेंट उसका आईटीसी कैंसिल कर रहा है। आई नो थोड़ा सा इनह्यूमन है, लेकिन इनह्यूमन है तो क्या हुआ? बात बात पूरी दुनिया जो टैक्सी चोरी करे कैसे रोकेंगे उन्हें? तो सरकार ने एकदम थंब रूल बना दिया, नो आईटीसी ऑन एबनॉर्मली लॉस। यदि सेटिस्फाइड? यदि एक जन झूठ बोल रहा है तो आई कैन इन्वेस्टिगेट, सभी झूठ बोल रहे हैं। एक छोटा सा इमेजिनेशन करो, यहाँ पे 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क किए? हाँ सर। नो, जस्ट टेल मी, कैन अ टीचर इन्वेस्टिगेट? देयर इज ओनली वन वे, कीप फेथ। सरकार, आप एक टीचर होकर 100 बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सरकार कैसे एक एक को इन्वेस्टिगेट करेगी? इट इज इम्पॉसिबल। ये इतना इम्पॉसिबल है जैसे टीचर यदि वहां के 100 की कॉपी चेक करेगा तो खत्म क्लास। इसलिए सिंपल रहो ना, लॉ ही ऐसा बनाओ कि थोड़ी सी टैक्सी चोरी कम हो। तो आई होप आई आंसर्ड राइट। तो फाइनली आपने क्या सीख लिया? आईटीसी अब नॉर्मल लॉस पे नहीं मिलती, इस केस में आपको आईटीसी मिलेगी 36 लाख। बात क्लियर? नंबर डी, sundry material purchase from a composite supplier for 5 lakh. Rate of GST 18%. आप बताइए इसका आईटीसी मिल जाएगा? बात सिंपल है कि कंपोजिट स्टील के सप्लायर ने तो बिल में जीएसटी लगाया ही नहीं है, और जब बिल में जीएसटी लगा ही नहीं है तो मैंने दिया भी नहीं है, तो जब मैंने जीएसटी दिया ही नहीं तो आईटीसी क्यों मिलेगा भाई? चलो ठीक है, सही ट्रैक पे हो तुम। ओके, फाइनली आईटीसी नहीं मिलेगा राइट। आगे बढ़ते, चलो ठीक है, मैं काम कर लेता। पॉइंट नंबर ई, मशीनरी परचेज फॉर 80 लाख प्लस 5% जीएसटी, 5% आईजीएसटी। आप बताइए इसका आईटीसी मिल जाएगा क्या? लाउडर। चलो एक बार तुम्हारे दिमाग में था कि नहीं मिलेगा, बट अब तुम्हें क्लियर है कि मिलेगा। 40-30-70 इंटरस्टेट सप्लाई $50 लाख प्लस 18% जीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई 100 लाख, 100 लाख नहीं 200 लाख प्लस 18% जीएसटी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी हो सकता है लास्ट सम में हमारा आईटीसी कैरी फॉरवर्ड था, तो इस समय हमारा आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी सीजीएसटी 1 लाख, एसजीएसटी 20 लाख, आईजीएसटी 2 लाख, सीजीएसटी 1 लाख, एसजीएसटी 20 लाख, आईजीएसटी 2 लाख। फाइंड जीएसटी पे। हम साथ साथ है कि आप लोग 5 मिनट ट्राई करोगे? आप लोग 5 मिनट ट्राई करो, ट्राई फॉर 5 मिनट्स।
I hope you have attempted इस सम के जो जो खास बातें थी आपने शायद हैंडल कर ली। नहीं भी किया तो आप करते जाइए, मैं भी आ रहा हूं आपके पीछे पीछे। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। स्टेटमेंट 1, आउटपुट जीएसटी। CGST, SGST, हमारे यहाँ लड़की ऐसे ही पेंसिल से बना बना के करती है, तो मैंने देखे क्या मजा आता। नहीं तो मजा नहीं आता, पूरा टाइम वेस्टेज। अमाउंट IG CG SC। इंटरेस्टेड सप्लाई कितने का हुआ? 50 लाख, 9 लाख। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कितने का हुआ? 200 लाख, 18 लाख, 18 लाख। यही है तुम्हारा आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी हो गया 9 लाख, 18 लाख, 18। चलो ठीक है। स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी। मैंने देखा कुछ बच्चे स्टेटमेंट 1 में आईटीसी निकाल रहे। मैंने उन्हें क्या बताया था लास्ट टाइम कि GSTR 1 फॉर आउटवर्ड लायबिलिटी, GSTR 2 फॉर आईटीसी। तो उसी रैशनैलिटी के साथ मैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बनाता। फिर आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, फर्क कुछ नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस बता दो आईटीसी का। IGST 2 लाख, SGST 1 लाख और SGST 20 लाख। CGST 1 लाख एंड SGST 20 लाख, यही है शायद। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है? इंट्रास्टेट परचेज। सबसे पहले है इंटरस्टेट परचेज 80 लाख प्लस 18%। 80 लाख प्लस 18% यानी 14,40,000। फिर आया इंट्रास्टेट परचेज, हाउ मच? 50 लाख। नॉर्मल लॉस से में कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख का आईटीसी ले लीजिए। 50 लाख का 9% 4.5 लाख, 4.5 लाख। फिर इंट्रास्टेट परचेज, इस बार अब नॉर्मल लॉस है, 36 लाख का आईटीसी लीजिए। 36 लाख का 18% 9% कितना होता है? 3.2। इसके अलावा आपने एक मशीनरी खरीदी है इंटरस्टेट, 80 लाख का 5% 4। इसके अलावा आपने सेंट्री मटेरियल खरीदा है। मैं सेंट्री मटेरियल का आईटीसी दे देता, लेकिन वो आपने कंपोजिट स्कीम से लिया है, इसलिए उसका आईटीसी नहीं मिला। तो इतने से डूइंग से आपने आज 3 बातें रिकॉल कर ली। स्टॉक से आईटीसी का फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लॉस से आईटीसी का फर्क नहीं पड़ता, एबनॉर्मल लॉस पे आईटीसी मिलता नहीं है, और कंपोजिट स्कीम से माल खरीदेंगे तो जब जीएसटी दिया ही नहीं तो आईटीसी किस बात? टूटे मार लेते। 4 तो 6 लाख, 20 लाख 40,000, ठीक है ना? 4 5 50, 8 50, 874 और 4 3 7, 27 लाख 74,000।
राइट हो गया क्या सबका? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। स्टेटमेंट 3, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी साथ में हो। लेट्स सी क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रेडी? हाँ, आउटपुट जीएसटी बता दीजिए। 36 लाख, 450, 450 लेस आईटीसी। सबसे पहले किसका? आईजीएसटी। आईजीएसटी का आईटीसी कितना? 2040, 20,40,000। $20,40,000 किससे एडजस्ट होगा? अपने आप से। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कितना है? 874, किससे एडजस्ट होगा? 450 अपने आप से। फिर जो बचा वो किससे? आईजीएसटी से। 424 साथ में हूं। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी 20,74,000, 27,74,000 किससे एडजस्ट होगा? 450 यहां से। इससे एडजस्ट होता नहीं है। अब इससे एडजस्ट होगा, इससे। लेकिन यहां पे लायबिलिटी है ही कितनी? यहां पे लायबिलिटी है 36 लाख माइनस 2040 माइनस 424। तो 36 लाख में से मैं पहले 2040 हटा दूं, उसमें से फिर मैं 424 हटा दूं, तो अब बचा सिर्फ 1136 देने थे। तो 36 450 450 किसने बताया था? कोई बात नहीं। 9 लाख 18 लाख 18 लाख मुझे लगा तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था। किसी से आवाज आई तो मैंने ऐसे कॉपी किया। नाइन 18 18 कोई बात नहीं, ज्यादा मेहनत मेरी खराब नहीं हुई भाई। किसी बदमाश बच्चे ने, चलो तो अभी मेरे पास 2040 का आईजीएसटी का आईटीसी है, 18,36,45 था। तो मैं 2040 पहले आईजीएसटी से एडजस्ट कर लूं। बचा हुआ बताओ किससे एडजस्ट? हाफ ऑफ। तुमने हाफ ऑफ रट लिया है क्या? It's your choice, but with wisdom, right? Everything is your choice, but with wisdom. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास SC/ST का 27 लाख का ऑलरेडी आईटीसी है, यू कैन सी दैट। और SC/ST का लायबिलिटी आपका 18 लाख। तो लिटरली SC/ST आपको किसी भी सूरत हाल में कैश में नहीं देना। फॉर SC/ST यू आर हैविंग सफिशिएंट आईटीसी इन SC/ST itself. But for the purpose of CGST, we are lacking behind a lot. Our liability is 18 lakh and we have ITC of only 874. So we are lacking a lot. And that is why if you are having surplus IGST, then choice is first adjust with CGST.
तो अभी आपके पास 10,60,000 का बचता है, 11,40,000 का बचता है। 11,40 में आपको यहाँ पे 11,40 भी ले लो तो कोई चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं पूरा, क्योंकि आपको पुनः है तो उठाना पड़ेगा। 11,40 भी हो जाए तो भी आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके पास सरप्लस आईटीसी है SGST। तो मैंने आपको पहले बताया आपको विजडम लेना पड़ेगा, हमेशा हाफ हाफ करने से नहीं चाहिए। अब आया SGST किससे एडजस्ट होगा, इससे, लेकिन इतना पेमेंट करने का है नहीं यार। 18 लाख की मेरी लायबिलिटी है, उसमें से 1140 हम लोग दे चुके हैं। अब देना ही कितना है, अब देना है सिर्फ 660, तो 660 मैंने यहां से पे कर दिया। अब बात बाकी SGST टैरिफ, हाउ मच 874 माइनस 660, 214। तो हमने 2,14,000 का इसको कैरी फॉरवर्ड। वैसे ही SGST मेरे पास है 2774 और देना है मेरे को सिर्फ 18 लाख, तो ये भी 974 कैरी फॉरवर्ड। तो फाइनली मेरा GST लायबिलिटी इन कैश इज नथिंग। उल्टे मेरा ITC कैरी फॉरवर्ड है 2,14,000 का 970। तो आज एक छोटा सा सम, उस छोटे से सम से हमने एब्नॉर्मल लॉस सीखा, वाई सीखा, नॉर्मल लॉस सीखा, वाई सीखा। आज हमने ये सीखा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा IGST से एडजस्ट होने के बाद CGST में इक्वली डिवाइड होगा। यदि आप वैसा कर रहे होते तो भी आपको CGST कैश में देना पड़ता, जेब से पैसा लग जाता। आज आपने इस छोटे से सम से बहुत कुछ सीखा, आगे बढ़ जाए। आज आपने कंपोजिट स्कीम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीख लिया। गो अहेड। GST में कॉन्सेप्ट है RCM का, पूरा नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दादा खुश होके पढ़वा, एकदम खुश होते। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? देखो GST में दो मैकेनिज्म होते हैं। GST पे करने के दो मैकेनिज्म है, एक फॉरवर्ड मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म जो आपने सीखा है कि दो पार्टी होती है, सप्लायर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट से सप्लायर GST लेके गवर्नमेंट को पे करेगा। GST ऐसे फ्लो करता है इन द नॉर्मल कोर्स। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मैकेनिज्म। रिवर्स मैकेनिज्म बोलता है कि यार डायरेक्टली ये दे दो यार, क्या मददमारी कर, डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को दे देता, यानी सप्लायर को बीच से हटा दिया जाता, डायरेक्ट गवर्नमेंट को रेसिपिएंट दे देता है। तुम बता सकते हो क्यों? वाई दिस? लाउडर, वाई दिस? वाई दिस? अरे बताओ वाई दिस? अरे वाह, तुम पूछो क्यों तो ठीक, हमें जवाब देना, हम पूछे तो तुम जवाब नहीं दोगे। Anyone, why this? For a minute. When is it clap? हाँ, क्या मैं तुम्हें केस बताता हूं। GST बड़ा उलझा वाला है, हमारा देश में बड़ी उलझी हुई कंट्री है, यहाँ पे तरह तरह की प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम से अवगत कराता हूं, तुम देखना उसका क्या इलाज।
हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनके पास वोटिंग पावर है और जो यूनाइटेड होकर वोट देते हैं, एक साथ पंच का पंच, झुंड का झुंड, पूरा देश उनसे डरता है। यदि वो एक साथ सोच लिए कि हम लोग को इस पार्टी को जिताना है, तो फिर वही पार्टी जीतेगी, और इसलिए उसको सब जन राजी करने में लगे हुए हैं। राइट राइट। लेकिन यानी ऐसे कुछ लोग हैं जो झुंड में रहते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तक उनसे डरती है, उनसे पंगा नहीं लेती। ऐसे झुंड का नाम बता रहा हूं, उन झुंड का नाम है किसान। ये एक साथ वोट देते हैं, एक साथ। यूनिटी, गजब यूनिटी है इनकी। मंडी लगती है, सभा पे मिलते हैं, मंडी का एक हेड होता है, और मंडी का हेड जो बोल देता है सबको वहीं पे वोट देना रहता है, और इसलिए उससे सब मंडी के हेड को सब मिला जुलाते रहते हैं। अब इसलिए देखो, किसान पे इनकम टैक्स नहीं है, किसान पे जीएसटी नहीं है, रह के किसान का बैंक लोन भी माफ हो जाता है बीच बीच में। किसान के बैंक लोन पे भी लोन, बिना सिक्योरिटी के लोन देना हर बैंक को कंपलसरी है। तुम जाओ कि भैया मुझे लोन चाहिए, छोटा सा बिजनेस करना है, बिना सिक्योरिटी के लोन दे दीजिए, बैंक बता देगी। किसान जाएगा, बिना सिक्योरिटी के लोन दीजिए, बैंक को देना पड़ेगा, नहीं बैंक देगा तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ये देश का मिजाज है। तो जीएसटी किसानों पे नहीं लगती, इसलिए आलू पे, प्याज पे, भिंडी पे, टमाटर पे, तोरी पे नो जीएसटी। चलो यहां तक तो समझ में आया, आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर हमारी भले की बात है। लेकिन अफीम पे भी जीएसटी नहीं लग रही है, टोबैको पे भी जीएसटी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? किसान से कैसे जीएसटी ले? तो उगा तो अफीम तो किसान ही रहा है, ये ताऊ है जो जीएसटी उगाता, मतलब अफीम उगाता है, और इस ताऊ से गवर्नमेंट को जीएसटी लेना है। ये टोबैको उगाता है, गवर्नमेंट सोच रही इससे जीएसटी ले ले, लेकिन उसके पास जाने से डरती है। इसके पास जाएंगे अभी पूरा झुंड आ जाएगा, बोला कि होच्छे वोट ही नहीं देगा अगली बार। परेशान है हम लोग, क्या करें? सरकार देख रही है कि एक नॉन एसेंशियल आइटम बिक रहा है, ये यहां से टोबैको निकलेगी और इसे सिगरेट बनेगा, हम इसे जीएसटी नहीं ले पा रहे, सोचो क्या करे। तो सरकार ने बैठे ऐसे देखते देखते दिन देखा कि ये ताऊ तो जीएसटी दे नहीं रहा है, तो सरकार ने देखा ये ताऊ माल किसको बेचता है, तो मालूम पड़ा माल बिकता आईटीसी को। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई तुमसे तो जीएसटी ना ले पाएंगे, लेकिन टोबैको पे जीएसटी लगाएंगे, तुम छोड़ो, तुमसे जो माल खरीद रहा उससे लेंगे। इस तरीके से सेल्स टैक्स की जगह परचेज टैक्स का जन्म हुआ। सेल्स टैक्स की जगह परचेज टैक्स का जन्म हुआ। अब तो आपको पता है सेल्स टैक्स भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया, परचेज टैक्स भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। तो जहां जहां परचेज टैक्स था वहां आरसीएम आ गया, मतलब सप्लायर से तो जीएसटी ले नहीं पाएंगे, तो सप्लायर तुम छोड़ो, हम रेसिपिएंट से जीएसटी ले लेंगे। ऐसा ही एक झुंड है, उस झुंड का नाम है लॉयर। अरे गजब झुंड है भाई, गजब झुंड है। तुम नहीं जानते लॉयर क्या है, एका पावर। कभी बेवजह लॉयर लोग से भिड़ना मत। एक बार दिल्ली में किसी पुलिस ने लॉयर को थप्पड़ मार दिया, ये रिसेंट न्यूज है, रिसेंट मतलब 5 साल के अंदर की न्यूज है। तो दिल्ली की सारी पुलिस को लॉयर ने दौड़ा दौड़ा के मारा, जहां पुलिस मिला लॉयर पकड़ के मार। इतनी मार पड़ी दिल्ली की पुलिस को, तब जाके मालूम पड़ा ये कितना बड़ा यूनिटी है यार। सारे के सारे लॉयर सड़क पे आ गए, और जहां पुलिस मिले, जो पुलिस मिले, खाकी वर्दी देखते मारो, पकड़ के मारो। और ऐसा न्यूज चैनल में 3-4 दिन तक दिखाते रहा। तो भले यूट्यूब में देख लेना, लॉयर अटैक ऑन पुलिस इन दिल्ली, देखना क्या वीडियो आएगा। तो इन लॉयर से भी जीएसटी नहीं ले सकते, ये भी गजब झुंड है। तो सरकार ने क्या बोला, लॉयर के ऊपर नो जीएसटी। लॉयर जिसको सर्विस देगा, वो फर्म, वो कंपनी उस लीगल सर्विस पे जीएसटी देगी। आरसीएम। तो आरसीएम क्यों आया? लाउडर। आरसीएम क्यों आया? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हम जीएसटी नहीं ले पा रहे थे, तो हमने क्या किया, उनसे जीएसटी नहीं लिया, उससे रेसिपिएंट से जीएसटी दे दिया।
उसने रेसिपिएंट से जीएसटी ले लिया। बताओ ठीक किया क्या? अरे बताओ ठीक किया कि नहीं किया? एक सेकंड, पासवर्ड देना। तो हमने उससे रेसिपिएंट से जीएसटी ले लिया। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, आरसीएम का लॉजिक बता रहा हूं, वाई आरसीएम। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कुछ एक सेगमेंट ऐसे है जहां पे आरसीएम लगाना पड़ेगा, नहीं तो देश को कलेक्शन ही नहीं मिलेगा। आरसीएम दो पर्पज से लिया जाता है। पहला पर्पज कि कुछ झुंड है जिनसे जीएसटी ले नहीं सकते, तो उनसे आरसीएम लाते, दूसरे से ले लिए। और कुछ एक जगह ऐसी है जहां पे यदि आरसीएम नहीं लगाएंगे तो देश को कलेक्शन ही नहीं होगा। तुम समझो आरसीएम कितनी प्यारी चीज है, आरसीएम नहीं हो तो देश को जीएसटी नहीं मिलेगा। मैं समझाता हूं कैसे। इंश्योरेंस एजेंट कितने होंगे देश में? हजारों, लाखों, करोड़ों। हर इंसान जिसका चार्ट हो, कॉन्टेक्ट हो, बोलता मैं इंश्योरेंस एजेंसी ले लेता हूं। हम लोग हर टीचर के पास हर इंश्योरेंस कंपनी का मेल आया हुआ है, सर इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए हमारे। हर एक के पास, जितने भी जूनियर टीचर्स है सब इंश्योरेंस एजेंसी का पार्ट टाइम किए है, उनको कोरोना में उसी से पेट भरा है। अब ऐसे छोटे छोटे इंश्योरेंस एजेंट गली मोहल्ले में सब में है। ये क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देते हैं। ठीक है, सपोज हमें जीएसटी लेना है, तो हम एक इंश्योरेंस एजेंट के पास गया, तुम इंश्योरेंस एजेंट है तो जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा साल बीत गया, उसने कोई जीएसटी नहीं दिया। हम पकड़े, भाई तुम जीएसटी नहीं दिया? बोलता सर हमें तो छोटो मनुष्य, हम तो छोटा सा इंसान है सर, हमारा तो टर्नओवर 7 लाख रुपया, तुम जीएसटी कैसे देता? 20 लाख के नीचे तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। दूसरे को पता, तुम जीएसटी नहीं दिया? 4 लाख का टर्नओवर सर। तीसरे को पता जीएसटी नहीं दिया? 5 लाख का टर्नओवर। ये सब छोटे छोटे टर्नओवर करते हैं। और ऐसे जब हमने इंश्योरेंस कंपनी से डेटा निकाला, लाखों है और ये कोई जीएसटी दे नहीं रहा। क्यों? सबके सब स्मॉल सप्लायर, किसी को जीएसटी नहीं देना। अब इतना बड़ा इंश्योरेंस कमीशन का देश का व्यापार और देश के पास जीएसटी आ नहीं रहा, तो गिने चुने 1000 एक इंश्योरेंस एजेंट है जो ढंग का काम कर रहे हैं और वो जीएसटी दे रहे हैं, और लाखों इंश्योरेंस एजेंट नो जीएसटी। अच्छा मेरा इंश्योरेंस में टर्नओवर 40 लाख 20 लाख ऊपर जाने वाला है, मैं अच्छा इंश्योरेंस का काम कर रहा हूं इन दिनों में, तो मैंने भी चालाकी कर ली। 18 लाख का हुआ नहीं मेरा सप्लाई, खत्म, फिर मैंने वाइफ को इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। फिर वाइफ के नाम पे 18 लाख हुआ नहीं, फिर मैंने अपने बेटी को इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। बेटी का मेरा 18 लाख हुआ नहीं, फिर मैंने अपने बेटे को इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। बेटे का हुआ नहीं तो फिर मैंने अपने पांडे जी को बोला, पांडे जी थोड़ा सा पैन नंबर दे दीजिए हमको, तो पांडे जी ने अपना पैन नंबर दे दिया, उनको भी इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। इस तरीके से मैं अपनी दुनिया में इंश्योरेंस एजेंट बनाए जा रहा हूं, लेकिन 18 लाख से ऊपर नहीं जा रहा हूं, 20 लाख के अंदर रह रहा हूं। यार ये तो गजब दुनिया है, इसमें तो धंधा हो रहा है, हमारे पास जीएसटी नहीं आ रहा है। तो सरकार ने क्या कर दिया, तुम लोग हमेशा छोटा ही दे रहा है, तुम लोग को जीएसटी नहीं देना, तुम चुप रहो, जीएसटी रेसिपिएंट देगा। अब रेसिपिएंट तो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। हाँ, अब यदि इसके ऊपर आरसीएम लग गया तो बताओ, देश से लाखों इंश्योरेंस एजेंट जो भाग रहे थे सबसे जीएसटी मिल गया। क्या ट्रिक लानी पड़ी? सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ी, क्या? जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कमीशन ऑन आरसीएम बेसिस। एक लाइन से पूरा देश का जीएसटी आ गया। दैट्स द पावर ऑफ द लॉ। पावर है लॉ की, एक लाइन का पावर है। एक लाइन से देश के पास अरबों का जीएसटी आ रहा है। दूसरा एग्जांपल दो, डायरेक्टर फीस कितनी मिलती है? तुम लोग तो कंपनी लॉ पढ़ता है, डायरेक्टर फीस कितनी मिलती है? 20,000 25,000। यदि मैं एक साल में 4 डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड करता हूं तो मेरे को कितना डायरेक्टर फीस मिल जाएगा? लाख रुपया, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो पहुंचेगा नहीं। तो फाइनली ये डायरेक्टर जितनी कंपनी के थे उनको डायरेक्टर फीस मिल रहा है, लेकिन जीएसटी देश के पास नहीं आ रहा है। ट्रांजेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू जा रहा है, लेकिन जीएसटी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्टर का डायरेक्टर फीस 20 लाख के ऊपर नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या लगाया? डायरेक्टर फीस को ऊपर ला दिया आरसीएम। आरसीएम लगते क्या हुआ? हर कंपनी को जीएसटी देना पड़ रहा है। तो आरसीएम एक ऐसा वेपन है जिससे जहां जीएसटी नहीं कलेक्ट कर पा रहे वहां पे आरसीएम मार दो, जीएसटी बरसने लग जाएगी। दैट्स द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आरसीएम।
Got it? Supplier is not liable to pay GST. Recipient will be liable to pay GST. हाँ, ओके, बस इतनी सी बात है, लिख लेते। अच्छा सर कहाँ का आरसीएम लगता है, वो तो मैं आरसीएम चैप्टर में सिखाऊंगा। आज तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, लीगल सर्विस, डायरेक्टर फीस, इन सब पे आरसीएम लगता है। तो सर ऐसे कितने पॉइंट होंगे? 20 पॉइंट होंगे, याद करने पड़ेंगे। उसमें भी किंतु परंतु है, उसमें भी किंतु परंतु है। मतलब ये हुआ तो जैसे जैसे एक और एग्जांपल देता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लॉरी वाले, ये ट्रांसपोर्टर अपना चार्ट और टेम्पो है, ठीक ठाक टर्नओवर है, 7-8 लाख रुपए टर्नओवर होता है, अपने टेम्पो चलाते हैं, जीएसटी नहीं जाता। ऐसे टेम्पो वाले बहुत है जो ठीक ठाक काम कर रहे, लोकल में सप्लाई कर रहे हैं, धंधा बहुत है, लेकिन जीएसटी नहीं दे रहे। अच्छा मेरी 4 लॉरी मेरे नाम पे चलती है, 4 लॉरी मेरे वाइफ के नाम पे चलती है, मेरा टर्नओवर 18 लाख, मेरी वाइफ का टर्नओवर 19 लाख, हम लोग दोनों जीएसटी नहीं दे रहे। संजय ट्रांसपोर्ट, सुमन ट्रांसपोर्ट, दो तो बना दिया। ऐसे 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 थोड़ी चलेगा यार। तो देश ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे आरसीएम मार दिया। तो फिर जो भी फैक्ट, जिन जिन का माल जा रहा है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उनको जीएसटी देना पड़ेगा। तो माल तो कंपनीज का जा रहा है, माल तो बड़े बड़े होलसेलर्स का जा रहा है, उन्हें जीएसटी देना पड़ रहा है। फिर उसमें किंतु परंतु डाला, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, ऐसा भी केसेस आएगा। यदि 12% जीएसटी देना है तो सप्लायर देगा, 5% जीएसटी देना है तो रेसिपिएंट देगा। इसलिए इसमें भी किंतु परंतु है। दैट इज व्हाई इट विल बी डिस्कस इन अ सेपरेट चैप्टर आरसीएम। अभी आपको मैंने एक रफ आइडिया दिया कि जीएसटी में कॉन्सेप्ट आरसीएम, जिसमें सप्लायर जीएसटी नहीं देता, रेसिपिएंट जीएसटी देता है। फॉर एग्जाम्पल लीगल सर्विस बाय एडवोकेट, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर फीस, फॉर एग्जाम्पल जीटीए, इंश्योरेंस कमीशन। मजा आया? अरे बड़े सुन रहे हो यार, मजा आ रहा नहीं, बोल नहीं रहे हो? हाँ हाँ, बड़े सुन रहे हो यार। तुमको मजा आया था? एक ब्रेन कॉन्सेप्ट बता। दादा सुनो दादा, अब तो मजा आएगा, सच्ची आएगा। एक ब्रेन कॉन्सेप्ट देखना, ब्रेन कॉन्सेप्ट। टीचर पीछे पूछता है समझ में आया? बच्चा बोलता हाँ। ज्यादातर बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, सबको समझ में आया। उसको लगता है कि यदि हम बोल देंगे कि हाँ मेरे को समझ में आया, तो टीचर फिंगर जाएगा, टीचर इतर जाएगा, टीचर सोचेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, क्यों पट्टे तो बताया कि बच्चा पढ़ाने दे आदले को। समझ में आया? अपना अपना एटीट्यूड में रहते हैं। बच्चा लो समझ में आया? बच्चा लो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। जब बेचारा टीचर पूछा समझ में आया, टीचर को जवाब नहीं दे रहा है। उनको लगता है हम टीचर को जवाब देंगे तो टीचर इतरेगा, और टीचर फिर भी बेशरम की तरह हर एक पैरा पढ़ाने के बाद पूछता है समझ में आया। और ये हल यहां नहीं हो रहा है, हर टीचर का यही है, उसका आदत पड़ गया है समझ में आया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, वो पूछते रहता है। और बच्चा आजकल जवाब देना बंद कर दिया, उसको लगता है कि हम क्यों बोले क्लियर है। तुम सोच, पैसा लिया है, तुम अपना सोच और सोच पढ़ा, इसमें क्या हुआ? पावभाजी वाला बेचता है तो पावभाजी देता है, हम लोग खा लेते, अच्छा नहीं लगा तो फेंक देंगे, खत्म। तुम्हारे यहाँ आया, तुम अपना पढ़ाओ, समझ में आया तो रख लेंगे, नहीं समझ तो फेंक के चल लेंगे। तो वो ट्यूशन सेंटर को पावभाजी कॉन्सेप्ट से खराब तालमेल कर रहा है। लिटरली बच्चा महा बच्चा है। फिर एक दिन उसको एक टीचर ने, बहुत महान टीचर ने समझाया कि जब टीचर पूछता है समझ में आया, तो तुम्हें यदि आया तब तो जरूर से अपने आप को लाउडली बोलना चाहिए क्लियर है सर। और यदि तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो, और तुम्हें लगता है कि यार हाँ शायद समझ में आ गया, तब भी बोल दो क्लियर है। इससे क्या होगा? इससे यू नो व्हेन यू से अफर्मेशन, व्हेन यू प्रैक्टिस अफर्मेशन, पूरी दुनिया करती है। व्हेन यू प्रैक्टिस अफर्मेशन, सारे दुनिया के सफल लोग प्रैक्टिस अफर्मेशन करते हैं। व्हेन यू अफर्म योरसेल्फ, तो धीरे धीरे दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि आया तेरे तो सब समझ में आता है। तो बहुत तेज है यार, जब भी टीचर पूछा समझ आया तो बोलता हाँ समझ में आया, मतलब तेरे को सब समझ में आता है, हाँ मतलब तू इंटेलिजेंट है, हाँ मतलब तू तो श्योर पास हो जाएगा, तो मैं नहीं तो और कौन। फिर तेरा दिमाग धीरे धीरे उस बात को एक्सेप्ट करना शुरू करता है कि मैं तो सब समझ में आ रहा था, मैं क्लास में बैठता हूँ, मैं तो सब समझ में आता है यार, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं जरूर बन जाऊंगा, सीए मटेरियल।
फिर तुम अपने आप को सीए मटेरियल समझने लगता है। ये इसलिए बहुत पुरानी स्टाइल है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में टीचर हर पैरा के बाद बोलेगा बच्चों क्लियर है, बच्चे भी जोर से बोलते हैं हाँ क्लियर है, और फिर वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और वो यू नो वो आमिर खान की पिक्चर ये दिल बड़ा पागल है, उसको बस बोल दो ऑल इज वेल, और वो सच्ची मूर्ख मान लेगा ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो दिस इज फैक्ट। ब्रेन का अपना सेंस नहीं होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का अपना कुछ सेंस नहीं होता। कॉन्शियस माइंड को जो बोल दिया जाता है वो मान लिया जाता है। यदि अभी सब जन बोलेंगे मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है, अपना ब्रेन मान लेगा मुसलमान खराब है। सब लोग बोलेंगे हिंदू फालतू है, हिंदू फालतू है, तो अपना ब्रेन मान लेगा हिंदू फालतू है। ये वास्तव में बेचता है, वी नो दैट। हमें जिस तरह के व्हाट्सएप के पिक्स दिखाए जाते हैं हम लोग वही मान लेते हैं, हाँ यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा है। लिटरली वी आर इडियट। हमारा अपना जजमेंट ही नहीं है। हम लोग को जो बेसिक व्हाट्सएप में दिखा दिया जाता है हम लोग मान लेते हैं, यही हो रहा हो, इसको मानो, इसको मानो, यही हो रहा होगा। तो इस पागल ब्रेन का वही बेनिफिट लो ना। इसको बोलो बेटा तेरे को क्लियर है, हाँ भाई तेरे को क्लियर है। वही मैं बोला था, एक महीना अपने दिमाग को झूठ बोलो कि मैं पढ़ता हूं, एक बार में मैं पढ़ता हूं मुझे याद हो जाता है, एक बार पढ़ता हूं मुझे याद हो जाता है, एक बार पढ़ता हूं मुझे याद होता है। तो दिमाग बोले सच्ची ट्राई करता हूं, ट्राई करता हूं, ट्राई करता हूं, और धीरे धीरे आ जाएगा। मजा आया? वो मूर्ख है, वो मान जाएगा मजा आया। तो जब आपसे पूछा था क्लियर है, तो भाई प्लीज अपना एटीट्यूड अपने भीतर रहो और बिंदास बोलो हाँ सर क्लियर है। ब्रेक ओवर, वापस कॉन्सेप्ट में चलते हैं, आरसीएम। तो अभी पढ़ा रहा था क्या ये सब? in GST on specific supplies or notified supplies, क्यों ले छोड़ देते इसमें। in GST on notified supplies RCM shall be applied. पॉइंट नंबर शायद पॉइंट नंबर 38। In GST on notified supplies, RCM shall be applicable. Point number 39. In case of RCM, GST shall be paid by recipient GST shall be paid by recipient to government. But clear? Recipient can claim ITC of the same. ये लाइन समझ में आया तो बताओ। Recipient can claim ITC of the same. ये जो उसने आरसीएम में जीएसटी दिया है ना, वो उसका आरसीएम आईटीसी क्लेम कर लेगा। Certain notified supplies are legal service by advocate, है क्या? इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, डायरेक्टर फीस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी लॉरी वाले, इसको प्यार से लोग जीटीए बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये सब एग्जाम्पल्स है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एंड
और इसमें बहुत सारे RCM is for goods and services both, but RCM on goods is not in our syllabus. Only RCM on service is in our syllabus. So as a student, I will say the RCM is only on service, but practically RCM is on goods as well. I said tobacco. Point number 42. तो आज आपने कंपोजिट सिम सीखा, आज आपने आरसीएम सीखा। आरसीएम में एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है। ये जो मैंने आपको आरसीएम बताया, ये सेक्शन 93 वाला आरसीएम है, एक सेक्शन 94 वाला आरसीएम भी है। ये आपके ज्यादा सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए मैं कॉपी में नहीं लिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर इंट्रो में। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, या तुम लोग 2 बजे एग्जैक्ट घुसो यार, मतलब जो भी टाइम अपने उसमें एग्जैक्ट घुसने की कोशिश करो। हाँ, मतलब तुम्हारे तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, ताकि अपने प्रॉपर 2 आवर्स ही आउट इन है। इसके बाद फिर क्लास है, मैं लंबा टानूंगा तो उन क्लास सर की डिसबैलेंस हो जाएगी। तो अपने एक 9-4 का छोटा सा आरसीएम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, वो करेंगे। फिर एक छोटा सा रिकैप करने का मन है, भले वो रिकैप टैक्स म्यूजिक से कर ले या डायरेक्ट रिकैप कर ले, वो फिर तुम डिसाइड कर लेना। अभी मैं तुम्हें 9-4 बताता हूँ। 9-4 क्या है? जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट आया, एक ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट आया जो सुनने में या देखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा था। अरुण जेटली साहब ने ठीक ही किया है, लेकिन जब हमने उसको लोगों को समझाया तो लोगों का दिमाग घूम गया। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ अरुण जेटली साहब ने क्या ड्राफ्टिंग किया। अरुण जेटली साहब ने देखा कि यदि रजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे को माल बेचता है तो देश में जीएसटी आ जाता है। एक रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचता है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, तो देश के पास जीएसटी आ जा रहा है। एक यदि अनरजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचता है तो सरकार के पास जीएसटी नहीं आता, और जीएसटी ले भी तो किससे ले? दोनों ही छोटे लोग हैं। अब गुंटी वाला चाय बेच रहा है और सड़क पे बैठा एक आम आदमी जिसका जो जॉब करता है 15-20 हजार का, वो चाय पी रहा है, तो किससे ले जीएसटी? वो भी 40 लाख के नीचे, वो भी 40 लाख के नीचे, तो किसी से नहीं ले सकते, तो सरकार ने उसको छोड़ दिया। लेकिन यदि एक अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहा है तो सप्लायर से तो जीएसटी ले नहीं सकते क्योंकि छोटा मोटा सप्लायर है, लेकिन रेसिपिएंट तो बड़ा ही है, उससे जीएसटी ले लेते हैं। इसमें क्या है? तो बताओ अरुण जेटली साहब ने कुछ गलत किया क्या? उन्होंने सेक्शन 94 बनाया और एक लॉ डाला, यदि अनरजिस्टर्ड बंदे से यदि आप रजिस्टर्ड बंदे माल लेते हैं तो जीएसटी लगेगी और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे अंडर आरसी। हमने पढ़ा इसको, हम तो ठहरे जन्मजात लॉयर, हमारी तो आदत है शब्दों को पढ़ने की और उसके बाद उसमें मतलब निकालने की। मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं कि जब तुम्हारे सामने से शब्द जा रहा है तो एक इमेजिनेशन लाओ, एक विजुअलाइजेशन लाओ। जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं लाओगे आपके दिमाग से प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न नहीं बनेंगे तो फिर तुम क्या सीखा जीएसटी, क्या लॉ सीखा? ये तुम्हारे सामने से लाइन जा रही है और तुम लोग को हम बता देता, अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड को बेचेगा तो रजिस्टर्ड जीएसटी देगा, फिर तो तुम सिर्फ टीचर ही बन पाओगे और कुछ नहीं बन पाओगे। बस खाली जो सीखा वही का वही सिखा दिया, अपना कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। जैसे 90% टीचर्स हैं, जो सीखा बस वही सिखा दिया, अपना कोई थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं करते स्कूल टीचर्स। दैट इज वाई एक प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे एक लाइन गई और तुमने सीखा, हाँ ठीक ही बोल रहा है, तुम्हें भी देखो अभी राइट हो, तुम्हारी थॉट प्रोसेस सोच लो, ठीक ही लग रहा है, इसमें क्या इतना पंचायत क्या है? जब हमने इसको पुट ऑन किया पब्लिक के सामने, लुक व्हाट द वे वी प्रेजेंटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो रेप्यूटेड। यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें बात ही अलग है, दैट्स व्हाई वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोग महफिल में पहुंचे, एसोसिएशन बनी हुई थी, एसोसिएशन मतलब सपोज कपड़ा मार्केट की एसोसिएशन या लोहा मार्केट की एसोसिएशन, व्हाटएवर, पहुंचे। हमने बोला सर जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देश में अछूत सिस्टम वापस लाएगा। हमारे देश से मनीषी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय साहब, राजा राम मोहन राय साहब ने, इन्होंने बहुत मेहनत करके देश से अछूत सिस्टम हटाया था। लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा जीएसटी लॉ लाया है
जिससे देश में वापस से अछूत सिस्टम आ जाएगा। लोगों की क्यूरियोसिटी, इतने बड़े बड़े नाम सुना दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल दिया स्टेज पे। अच्छा क्या क्या करेगा बता, तो मोदी क्या किया ऐसा? ये हिंदू मुस्लिम करते चलते छूत अछूत करने लग गया। बता तो क्या किया, इतनी थोड़ी सी बोल तो मैं बोला देखो जीएसटी में कॉन्सेप्ट है सेक्शन 9, वो बोलता है कि यदि एक अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे से माल लेगा तो रजिस्टर्ड बंदे को जीएसटी देना पड़ेगा। लोग सुन रहे हैं, उनका भी दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रहा ना, बोला ठीक है प्रोविजन ही है। हमने बोला आप देखिए आप ये कैसे लॉ अप्लाई होगा। जस्ट इमेजिन कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी बैच जाएगी, दूसरी बैच आएगी, बीच में 5 मिनट का मेरा ब्रेक है। तो 5 मिनट ब्रेक में मैंने अपने स्टाफ को बोला भाई नीचे से काम कर, एक इडली ले आ। तो नीचे गया और नीचे जो गुंटी वाला है ना उससे इडली ले आया। मैं पूरा इडली खा लिया। फिर मैंने बोला बिल दे, तो उसने बिल दिया नहीं। मैंने बोला बिल क्यों नहीं दिया भाई? बोला वो गुंटी वाला बिल थोड़ी देता भैया, वो तो ऐसी इडली ले आया। मैंने बोला किससे ले लिया? बोला गुंटी वाले से। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने? सेक्शन 9(4). यदि आप अनरजिस्टर्ड बंदे से रजिस्टर्ड बंदा, मैं कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड, मैं गुंटी वाले का अनरजिस्टर्ड बंदे से माल ले लिया तो एज पर दिस लॉ सेक्शन 9(4) उस इडली पे मुझे जीएसटी देनी पड़ेगी। मैंने अपना नोट करके रख लिया। मंथ एंड में जब मुझे रिटर्न भरना था, मैं ईमानदार इंसान, मैं चाहता हूं कि कोई टैक्स की चोरी ना हो, तो मैंने अपना रिटर्न भरना शुरू किया। तो इडली की भी एंट्री मारी, तो इडली पे जीएसटी रेट क्या है रे भाई? फिर मैं गूगल किया, गूगल पे मैंने बहुत मेहनत से इडली का रेट निकाला 5%। फिर मैंने 5% टाइप करके जीएसटी दिया। हाथ मैंने घंटी बजाई, पांडे जी सुनिए नीचे गुंटी वाले से सामान मत लीजिए, ठीक है साहब? अच्छा इडली नहीं था, मैंने बोला जितना उतना करिए, नीचे गुंटी से माल मत लीजिए। थोड़े दिन बाद ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मेरा इंक पेन खत्म हो गया। तो मैंने पांडे बोला पांडे जी इंक पेन लेकर आइए। पांडे जी इंक पेन ले आए फटाक से। मैंने क्लास पूरी की, फिर मैं बोला पांडे जी बिल? बोला वो तो मैंने ऐसे नीचे वाले से ले लिया। तो मैंने बोला आप हमेशा ये लोकल से सामान क्यों लेते हो यार? और आज मेरा थोड़ा पारा जरा, मुझे पेन पे बैठ के जीएसटी रेट ढूंढना पड़ेगा। और मैंने आज पांडे जी को एक अच्छी सी लताड़ दे दी, लताड़। आपको ये बात समझ में नहीं आता, बिना बिल के आप इतना समझ, बाबू हम चोरी करते हैं, आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं। अरे बाप चोरी तो नहीं, आप किसी से नहीं लेंगे, बस उसी से लेंगे जिसका यहाँ प्रॉपर बिल मिलता हो, समझे आप? प्रॉपर बिल, जीएसटी बिल चाहिए मेरे को। आज पांडे जी बहुत जोर थी, लताड़ लगी है। अगले दिन पांडे जी, मैंने बोला पांडे जी इडली ले आइए। पांडे जी नीचे उतरे और इडली वाला भैया बोला कहा भैया जी ये बहुत दिन हो गया इडली नहीं लिए। पांडे जी तो वो लताड़ उनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ था, वही लताड़ यहाँ से निकला और पांडे जी ने उसको लताड़, बात मत करना मेरे से, तुम लोग दूर रहो, तो तुम लोग फालतू सर बात। पांडे वहां से बड़बड़ाते चला गया। बोला क्या हुआ रे? वो पांडे जी अपना जो और टीममेट है, जो और कोचिंग सेंटर के पियोन है या जो साथ लाते हैं, जो टीममेट है, उनको बोलते थे भाई लेना मत, मैं तो झाड़ पड़ गया, तुमको भी झाड़ पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पे 17 कोचिंग सेंटर है, सभी लोग उस इडली वाले बोलते बात नहीं करना, दूर रहे दूर रहे दूर रहे, चले जाते। धीरे धीरे इडली वाले को लगा क्या रे मैं अछूत हूं क्या? सब मेरे से दूरी बनाते रखा है, जिसको बोलो दादा मार हट दूर है, क्या रे दूर है क्या होता है? और धीरे धीरे देश में 2 सेगमेंट डेवलप हो गए, एक द रजिस्टर्ड सेगमेंट और एक द अनरजिस्टर्ड सेगमेंट, एंड नन ऑफ द रजिस्टर्ड सेगमेंट विल परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। और बेचारे अनरजिस्टर्ड से डील करेंगे और रजिस्टर्ड से डील करेंगे। रजिस्टर्ड वाले कभी अनरजिस्टर्ड से माल लेंगे ही नहीं, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे लगता तू अछूत है, भाग यहां से, दादा हमसे पहन लिए बहुत दिन हो जाए, बात मत कर मेरे से, दूर रहे। हम लोग से बात करना तो जा पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जा। Literally after introduction of section 9(4), all big companies have given mail to their each and every supplier that if you are to deal with us, you will have to get yourself registered. Otherwise, you are not going to get a single penny order from our company.
एक एक कंपनी ने अपने हर छोटे छोटे सप्लायर को, जो पोछा मारने के लिए फेनॉल देता है ना 3 बॉटल, उसको भी मिल गया कि देख ले भाई रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो अगला ऑर्डर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग चाहे तो आरसीएम के चक्कर में पड़ेगा, फिर बैठ के फेनल का जीएसटी, और यदि देना भूल गए, ये तो फेनल आ दिया, हम लोग आरसीएम में जीएसटी देना भूल गए, हमें भूल गए, तो जीएसटी डिपार्टमेंट फटाक से आए, तुम टैक्सी चोरी करता है, टैक्सी चोरी करता है, ब्लेम ला देगा हमारे ऊपर। हम क्यों ऐसा काम करेगा? मेरे पास 50 फेनल सप्लायर है, मैं तुमसे क्यों लूं? मैं रजिस्टर्ड, दादा अपना रजिस्ट्रेशन आचे है, आप मैं तो दीजिए दबा है, तुम्हारा दिल से ऑर्डर नहीं। हम अच्छा क्या सर, आप बताओ, हमसे आप मान चले यहां से, हट, माल नहीं देना दिल से। गॉट इट? अब ये आते तो यार सारे अनरजिस्टर्ड बंदे बेचारे जैसे सुने ये बात, और जैसे इनको पहले हमने सुना दिया, फिर मेल आ गया, उनको बात समझ में आ गया, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। एंड दे वेंट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अलाउड है। एनी पर्सन जिसका टर्नओवर चाहे जो भी हो, यदि वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे ही कैन कम। और लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर टूट पड़े, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब वो बेचारा 5 लाख का टर्नओवर वाला भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते रिटर्न भर रहा है, वो 6 लाख वाला भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते रिटर्न भर रहा है, सब बैठते जीएसटी उतार दे रहे 9-4। फिर सरकार को रियलाइज हुआ कि यार ये तो ब्लंडर हो गया। कई बार लॉ लिखते समय आप विजुअलाइज नहीं करते ना, आप महा पुअर लॉयर हो, आप लॉ समझते ही नहीं हो, लॉ लिख दे तो आपको बुद्धि नहीं है, क्या गंदा लॉ बना दिया आपने। Then they realized what a burden, क्या गंदा काम हो गया हमसे, they withdrew it। लेकिन विड्रॉ करने में तो बेइज्जती हो जाती है, अपोजिशन खींच देगा, देखा इनको लॉ बनाना नहीं आता, तो बोलते हैं दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन नोटिफाइड पेडेंट। हटाया नहीं, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन नोटिफाइड पेडेंट। तो आज की डेट में 9-4 है, यस 9-4 इज देयर। इज इट एप्लीकेबल? नो, इट इज जनरली नॉट एप्लीकेबल। इट इज रेयरली एप्लीकेबल ऑन रेयर पेडेंट्स। ठीक है, और वहां से पूछे व्हाट आर द रेयर पेडेंट्स, मैं जवाब नहीं देने वाला। नहीं, मैं उसको तभी जवाब दूंगा जब मेरी क्लास में एकदम शांति से पढ़ेगी, तब मैं उसको जवाब दूंगा। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन वेरी रेयर पेडेंट। बढ़िया टिकली बता देता हूँ, सीमेंट पे एप्लीकेबल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कुछ पेडेंट पे एप्लीकेबल, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। यू गॉट 9-4 या 9-4 रेलिवेंस है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से? नो, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है, बहुत रेयर पेडेंट पे एप्लीकेबल है, इसलिए 9-4 हम लोग ने इतना ही सीखते बंद कर दिया। लिखा कॉपी में? नहीं, कॉपी में भी नहीं लिखा, क्योंकि काम का नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बोलो। नहीं 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 नहीं, तुम रुक जा भाई मेरे, रुक जा। अब देख, अब बोल क्या बोलना है। यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने सप्लाई किया रजिस्टर्ड बंदे को, तो आरसीएम लगेगा एंड ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी। हाँ, यहां वाले बताओ, सेकंड वाले में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो मैंने बोला नहीं आरसीएम लगेगा, ये सब फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, सब फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, ये नॉट एप्लीकेबल, और ये रिवर्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो 9-4 बोल के कचरा लॉ था जिसको लॉ ने हटा दिया, लिटरली हटा दिया। अब अपना बनता है छोटा सा रिकैप। बोलो कौन सा रिकैप? बोलो मुस्कान मैडम, फटाफट लिटरेचर मार दो या फटाफट म्यूजिक मार दो? म्यूजिक मार देते, जीएसटी म्यूजिक। धुन वही है, कुछ पैराज 2 मिनट, धुन वही है, 2-3 पैरा ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से पैरा? पहले 0 से स्टार्ट करते। धुन याद है? तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी जीएसटी। सेल पे न लगे सर्विस पे न लगे, सेल पे न लगे सर्विस पे न लगे, सप्लाई पे लगता जी जीएसटी। तो पुराना टैक्स था वैट, जो सेल पे लगता था, पुराना टैक्स था सर्विस, वो सर्विस पे लगता था, जीएसटी लगती है सप्लाई पे, इसलिए बेसिस ऑफ चार्ज क्या हुआ? सप्लाई। सेल पे न लगे सर्विस पे न लगे, सप्लाई पे लगता जी
GST, GST. VAT is no more. VAT is no more. Excise no more. Luxury no more. Service tax no more. Service tax अब नहीं. GST, GST. 5 और 12, 28, 18. ज्वेलरी पे सिर्फ 3. GST, GST. कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, चलेगा STT. इंट्रा सप्लाई CGST भाई. इंटर पे GST, GST, GST. रजिस्टर जो होगा GST वो देगा. रजिस्टर जो होगा GST वो देगा. चाहे कंपल्सरी या वॉलंटरी. GST, GST. कंपोजिट सप्लायर. ऐसे ऐसे रिथिम वाइज छोटी छोटी बातें आती जाएगी, बढ़ते जाएगा. 4 या 5 सम तुम्हारी कॉपी में आ चुके हैं. उन सारे सम्स को दोबारा देख लेना, खास करके लास्ट वाला सम. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास अब एज यूजुअल कल है. कल की टाइमिंग हम लोग वापस से बता देंगे. थोड़ा आज और टाइम हो जाए. कल क्या टाइम होगा अभी मिलकर डिसाइड करेंगे. तो अभी बता देंगे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास से पहले. तो उस क्लास में आ जाना. मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन कल वाले क्लास में फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग नए चैप्टर आ जाएंगे. ठीक है. चलो बढ़िया मस्ती मारो.